रीविजिट बुक्स पॉडकास्ट में आपका स्वागत है, जहां हम किताबों को छोटे छोटे ज्ञान में बदलते हैं जिनका आप हर दिन इस्तेमाल कर सकते हैं। आज हम एक ऐसे विषय पर बात कर रहे हैं जो हर किसी की जुबान पर है, हर न्यूज़ हेडलाइन में है और शायद हमारे भविष्य को लेकर हमारी सबसे बड़ी उत्सुकता और चिंता का कारण भी है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हाँ, एआई। हर दिन हम इसके नए नए कमाल देख रहे हैं, लेकिन मन के किसी कोने में एक सवाल भी उठता है, क्या मशीनें इतनी स्मार्ट हो जाएंगी कि हम इंसानों की जरूरत ही खत्म हो जाएगी? ये एक डर है। बिल्कुल। क्या हमारी नौकरियां, हमारी रचनात्मकता, सब कुछ खतरे में है? देखिए, ये सवाल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं बल्कि हमारे अस्तित्व का सवाल बन गया है। और इसी माहौल में ज्यादातर बातें या तो बहुत डरावनी होती हैं या फिर हकीकत से बहुत दूर लगती हैं। सही कहा। लेकिन नितिन सेठ की किताब ह्यूमन एज इन द एआई एज, 8 टाइमलेस मंत्रास फॉर सक्सेस एक बहुत अलग और ताजगी भरा नजरिया सामने रखती है। ये किताब डर की घंटी बजाने के बजाय उम्मीद का एक नक्शा देती है। बिल्कुल। और नितिन सेठ कोई बाहरी व्यक्ति नहीं है जो सिर्फ सिद्धांत की बातें कर रहे हो, ना। मैकिन्सी और फ्लिपकार्ट जैसी कंपनियों में इतने बड़े पदों पर काम करने का उनका जो अनुभव है, वो उन्हें टेक्नोलॉजी और बिजनेस दोनों की गहरी समझ देता है। हाँ, और जो बात इस किताब को और भी खास बनाती है वो है उनका भारतीय दर्शन, खासकर भगवद गीता से प्रेरणा लेना। ये आधुनिक कॉर्पोरेट स्ट्रैटेजी और प्राचीन ज्ञान का एक बहुत ही दिलचस्प संगम है। यही इसका मूल विचार है। किताब कहती है कि एआई के इस दौर में हमें मशीनों से रेस नहीं लगानी है। अगर हम रफ्तार और डेटा प्रोसेसिंग में उनसे मुकाबला करेंगे तो हम हमेशा हारेंगे। इसके बजाय हमें उन इंसानी गुणों को निखारना और मजबूत करना है जिनकी नकल कोई भी एल्गोरिदम नहीं कर सकता, जैसे विवेक, रचनात्मकता, सहानुभूति और सही सवाल पूछने की क्षमता। अच्छा। किताब का तर्क है कि एआई का आना असल में इंसानी विकास के अगले चरण को शुरू करने का एक जबरदस्त मौका है। तो फिर ये किताब असल में किसके लिए है? क्या ये सिर्फ उन लोगों के लिए है जो टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री में काम करते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे हिसाब से इसकी अपील कहीं ज्यादा बड़ी है। ये उस स्टूडेंट के लिए है जो ये सोचकर परेशान है कि उसे कौन सी स्किल्स सीखनी चाहिए जो भविष्य में काम आएंगी। ये उस प्रोफेशनल के लिए है जिसे डर है कि उसका सालों का अनुभव एआई की वजह से बेकार हो जाएगा। सही बात, ये डर तो बहुत लोगों में है। और ये उन लीडर्स और मैनेजर्स के लिए तो है ही जो इस बदलाव के दौर में अपनी टीमों को सही दिशा देना चाहते हैं। सच कहूं तो ये हर उस इंसान के लिए है जो एआई के इस सुनामी में डूबने के बजाय उस पर सर्फ करना सीखना चाहता है। ठीक है, तो चलिए इस किताब के सबसे अहम हिस्से पर आते हैं। लेखक ने एआई के युग में सफल होने के लिए 8 मंत्रों का एक फ्रेमवर्क बनाया है, जिसे उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प एक्रोनिम दिया है, पॉसिबल। हाँ, जिसमें पी से प्रॉब्लम सॉल्विंग, ओ से ओपननेस, फिर स्पिरिचुअलिटी, स्पोर्ट्स, इम्पैक्ट, बैलेंस, लीडरशिप और आखिर में ई से एंटरप्रेन्योरशिप आता है। अच्छा। अब 8 पर बात करना तो मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन अगर हम इन्हें ध्यान से देखें तो इनमें से 3 मंत्र एक दूसरे से जुड़कर एक पूरी कहानी बनाते हैं। ये कहानी है कि एआई के साथ जीने के लिए हमें खुद को कैसे बदलना होगा। अच्छा, कैसे? देखिए, पहला कदम है हमारे सोचने का तरीका बदलना, दूसरा है अपनी आंतरिक स्थिति को मजबूत करना और तीसरा है दुनिया में हमारे काम करने का तरीका बदलना। सोचना, महसूस करना और करना। बिल्कुल। तो आज हम इन्हीं 3 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग, स्पिरिचुअलिटी और एंटरप्रेन्योरशिप। ये बहुत दिलचस्प है। तो चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं, सोचने के तरीके को बदलना, यानी प्रॉब्लम सॉल्विंग। किताब कहती है कि एआई डेटा विश्लेषण और पैटर्न पहचानने में हमसे कहीं बेहतर हैं। जब जवाब ढूंढने की बात आती है तो मशीनें हमसे मीलों आगे हैं। तो फिर हमारे लिए क्या काम बचता है? यहीं पर सारा खेल बदल जाता है। हमारी भूमिका अब जवाब खोजने वाले से बदलकर सही सवाल पूछने वाले की हो जाती है। सही सवाल पूछने वाले की? हाँ, ये सुनने में बहुत आसान लगता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा मानसिक बदलाव है। एआई हमें जानकारी का पहाड़ दे सकता है, लेकिन उस जानकारी का मतलब क्या है, ये हमें ही तय करना होगा। क्या आप इसका कोई असल जिंदगी का उदाहरण दे सकते हैं? क्योंकि ये सुनने में थोड़ा सैद्धांतिक सा लगता है। बिल्कुल। मान लीजिए एक कंपनी की मार्केटिंग टीम को एआई बताता है कि उनका नया विज्ञापन अभियान एक खास इलाके में बुरी तरह से फेल हो रहा है। एआई ने क्या हो रहा है ये बता दिया,
ठीक है। एक सामान्य प्रतिक्रिया होगी कि उस विज्ञापन को तुरंत बंद कर दिया जाए। लेकिन ह्यूमन एज या इंसानी बढ़त यहीं काम आती है। एक इंसान पूछेगा क्यों फेल हो रहा है? हाँ, क्यों? क्या वो विज्ञापन सांस्कृतिक रूप से उस इलाके के लोगों को पसंद नहीं आया? क्या हमारे किसी प्रतिद्वंदी ने उसी समय कोई बड़ा डिस्काउंट ऑफर लॉन्च कर दिया है? या फिर क्या उस इलाके में कोई त्योहार या बड़ा इवेंट चल रहा है जिसकी वजह से लोगों का ध्यान कहीं और है? एआई हमें डेटा देता है, लेकिन संदर्भ, बारीकियां और क्यों की तह तक जाना वो मानवीय जिज्ञासा और विवेक का काम है। मतलब हमारा काम अब लक्षणों का इलाज करना नहीं, बल्कि बीमारी की जड़ तक पहुंचना है। बिल्कुल सही। मतलब हमारा मूल्य अब तेजी से काम खत्म करने में नहीं, बल्कि गहराई से सोचने में है। और अगर हमें इस तरह के गहरे और मुश्किल सवाल पूछने हैं, तो हमारा दिमाग शांत और फोकस्ड होना चाहिए। मुझे लगता है कि यहीं पर किताब का दूसरा मंत्र, जो टेक्नोलॉजी के साथ थोड़ा अटपटा लगता है, काम आता है, आध्यात्मिकता या स्पिरिचुअलिटी। आपने बिल्कुल सही जोड़ा। अगर हमारा दिमाग हर वक्त ईमेल, नोटिफिकेशंस और डेडलाइंस के तनाव से भरा रहेगा, तो हम कभी भी वो गहरे सवाल पूछ ही नहीं पाएंगे जिनकी अभी हमने बात की। सही है। जैसे जैसे बाहरी दुनिया तकनीकी रूप से तेज और शोरगुल वाली होती जाएगी, हमें अपने अंदर उतनी ही शांति और ठहराव की जरूरत पड़ेगी। किताब में आध्यात्मिकता का मतलब किसी पूजा पाठ या धर्म से नहीं है। इसका मतलब है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस, अपने मन को समझने की क्षमता। हाँ, और करुणा। मैं आपकी बात समझता हूँ, लेकिन चलिए व्यवहारिक बात करते हैं। आज की कॉर्पोरेट दुनिया रफ्तार को इनाम देती है। जो ऑलवेज ऑन है, जो सबसे तेजी से जवाब देता है, उसे ही सफल माना जाता है। ऐसे में ठहराव और संतुलन की बात करना, ये एक ऐसी लग्जरी है जो ज्यादातर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये एक बहुत ही जायज सवाल है और किताब इसका जवाब देती है कि ये लग्जरी नहीं, बल्कि एक रणनीतिक जरूरत है। जरूरत? हाँ, ये भविष्य में आपका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज होगा। सोचिए, जब एआई सारे रूटीन काम कर रहा होगा, तो असली फैसले कौन लेगा? वो इंसान जिसका दिमाग शांत है, जो भावनाओं में बहकर नहीं बल्कि विवेक से फैसला लेता है। किताब में गुरुदेव श्री श्री रविशंकर का एक बहुत अच्छा संदेश है, अगर लोग तनाव से मुक्त होंगे तभी वे एआई का अच्छे कामों के लिए उपयोग करेंगे। आंतरिक शांति ही हमें बाहरी दुनिया की जटिलताओं से निपटने की शक्ति देगी। ये कमजोरी नहीं बल्कि सुपर पावर है। ठीक है, ये बात समझ में आती है। तो हमने अपने सोचने का तरीका बदला और गहरे सवाल पूछना शुरू किया। फिर हमने अपने मन को शांत करके उस सोच को और पहना किया। अब सवाल आता है कि इस नई सोच और इस नई ऊर्जा को हम अपने काम में कैसे बदलें। हाँ, यहीं पे किताब का तीसरा और शायद सबसे क्रांतिकारी विचार आता है, उद्यमी या एंटरप्रेन्योर की तरह सोचना। हाँ, और लेखक यहाँ एक बहुत बड़ी और साहसी बात कहते हैं। एआई का युग नौकरियों के युग का अंत हो सकता है, लेकिन ये उद्यमियों के युग की शुरुआत है। ये बयान बहुत से लोगों को डरा सकता है। बिल्कुल डरा सकता है। इसका मतलब तो ये हुआ कि हम सबकी नौकरियां चली जाएंगी और हमें अपनी कंपनी शुरू करनी पड़ेगी। लेकिन ये सबके लिए मुमकिन नहीं है। एक शिक्षक, एक नर्स या एक सरकारी कर्मचारी, वे सब उद्यमी कैसे बन सकते हैं? नहीं, और यहीं पे किताब की खूबसूरती है। लेखक का मतलब कंपनी शुरू करने से नहीं, बल्कि एक उद्यमी वाली मानसिकता अपनाने से है। फोकस्ड माइंडसेट। हाँ, एक माइंडसेट। ये किसी भी पेशे में किसी भी पद पर किया जा सकता है। इसका मतलब है सिर्फ दिए गए काम को करने के बजाय समस्याओं को ढूंढना और उनके समाधान खोजना। अपनी नौकरी को सिर्फ एक जिम्मेदारी की तरह नहीं, बल्कि एक मालिकाना हक के साथ देखना। इसे थोड़ा और साफ करेंगे? मतलब एक नर्स या शिक्षक के लिए इसका क्या मतलब होगा? जरूर। एक नर्स जो सिर्फ डॉक्टर के निर्देशों का पालन करती है, वो अपनी नौकरी कर रही है। लेकिन एक उद्यमी मानसिकता वाली नर्स देखेगी कि अस्पताल में मरीजों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया बहुत धीमी है और उससे मरीजों को परेशानी होती है। वो उस प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए एक नया सिस्टम या आइडिया मैनेजमेंट को सुझाएगी। उसने अपनी भूमिका से आगे बढ़कर एक समस्या का समाधान किया और वैल्यू पैदा की। अच्छा। इसी तरह एक शिक्षक जो सिर्फ सिलेबस पूरा करा रहा है, वो नौकरी कर रहा है। लेकिन एक उद्यमी शिक्षक देखेगा कि उसके छात्रों को गणित का कोई कॉन्सेप्ट समझ नहीं आ रहा और वो उसे सिखाने के लिए एक नया रचनात्मक तरीका ईजाद करेगा। शायद कोई गेम या एक्टिविटी बनाएगा। समझ गया। जब एआई हमारे रोजमर्रा के दोहराए जाने वाले काम जैसे रिपोर्ट बनाना या डेटा एंट्री करना अपने हाथ में ले लेगा, तो इंसानों का असली मूल्य इसी तरह की रचनात्मक समस्या समाधान
और मूल्य निर्माण में होगा। तो ये नौकरी खोजने से हटकर अवसर बनाने की सोच है, चाहे आप किसी भी संगठन में क्यों ना हो। बिल्कुल। किताब में उद्यमी ऋषि यानी एंटरप्रेन्योरियल सेज बनने की बात भी की गई है, जो सिर्फ पैसा नहीं बल्कि समाज में सकारात्मक योगदान और जागरूकता का निर्माण करे। बिल्कुल। यह मानसिकता अपनाने का मतलब है कि आप अपनी सुरक्षा के लिए किसी कंपनी या नौकरी पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि अपनी स्किल्स, अपनी रचनात्मकता और अपनी समस्याओं को सुलझाने की क्षमता पर निर्भर है। ये एक बहुत बड़ा सशक्तिकरण है। तो इन सब बातों का क्या मतलब निकलता है? हमने 3 बड़े विचारों पर बात की: सही सवाल पूछना, आंतरिक संतुलन बनाना और उद्यमी की तरह काम करना। मेरे लिए इस किताब का सबसे बड़ा संदेश डर से उम्मीद की ओर एक यात्रा है। हाँ। यह हमें ये एहसास दिलाती है कि एआई हमें कमजोर नहीं बल्कि और ज्यादा इंसान बनने के लिए मजबूर कर रहा है। और सबसे आकर्षक बात यह है कि इसका समाधान किसी नई टेक्नोलॉजी या ऐप में नहीं है, बल्कि हमारे अपने अंदर है। ये हमारी अपनी रचनात्मकता, हमारी सहानुभूति और हमारे लचीलेपन को फिर से खोजने के बारे में है। किताब में लेखक विक्टर फ्रैंकल की एक बहुत ही गहरी पंक्ति का जिक्र करते हैं। उत्तेजना और प्रतिक्रिया के बीच एक खाली जगह होती है। एक स्पेस? हाँ, एक स्पेस। उस जगह में ही हमारी प्रतिक्रिया चुनने की शक्ति निहित है और हमारी प्रतिक्रिया में ही हमारा विकास और हमारी स्वतंत्रता है। आज के एल्गोरिथम के युग में जो हमें तुरंत प्रतिक्रिया देने के लिए उकसाते हैं, वही खाली जगह, वही ठहराव हमारी असली ह्यूमन एज है। तो अंतिम विचार यह है कि भविष्य पहले से तय नहीं है और न ही ये पूरी तरह से आर्टिफिशियल होगा। जैसे जैसे मशीनें तेज होती जाएंगी, हम इंसानों को और गहरा होना होगा। असली बदलाव तकनीक में नहीं बल्कि हमारी चेतना में होना है। यह था आज का विश्लेषण। हालांकि ये चर्चा पुस्तक के पूरे पाठ का स्थान नहीं ले सकती, लेकिन ये इसकी शिक्षाओं की एक झलक जरूर दे सकती है। मुझे आशा है कि आपको ये चर्चा उपयोगी लगी होगी और मैं आगे भी आपके साथ साझा करने के लिए उत्सुक हूं। मुझे बताएं कि आप अगली बार किस पुस्तक पर चर्चा सुनना चाहते हैं।